हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 से, जो कि है मिसलेनियस। तो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 41 से। तो सेक्शन नंबर 41 बात करता है कंटिन्यूअसनेस ऑफ एसोसिएशन। एक मिनट। तो एन एसोसिएशन shall not be deemed to have ceased to exist by the reason of only formal act of its dissolution or change in name, but shall deemed to be continued as long as the actual combination of such purposes of such association बिटवीन द मेंबर्स देयर ऑफ कंटिन्यूस बिटवीन द मेंबर्स देयर ऑफ। तो क्या होता है इसका मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी रीजन या कि उसने कुछ फॉर्मल एक्ट किया है डिसोल्यूशन के लिए या सिर्फ नेम चेंज किया है, उससे ये नहीं माना जाएगा कि वो सीज टू एग्जिस्ट हो गई है, बल्कि उनको कंटिन्यू माना जाएगा एज लॉन्ग एज वो एक्चुअल कॉम्बिनेशन कर रही है इस पर्पस के लिए उनके मेंबर्स के साथ, इसी पर्पस के लिए। फिर सेक्शन 42 बात करता है पावर टू डेलीगेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में इशू करके जो भी पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकते हैं सेक्शन 7, 8 या बोथ में, वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस कंडीशन में अ, ये पावर स्पेसिफाई करके नोटिफिकेशन में स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऑर्डर इन राइटिंग में करके डायरेक्ट कर सकती है। यही पावर किसी को भी एक्सरसाइज करने के लिए दे सकती है अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एंड दे आर अंडर सच कंडीशन एज इफ मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन be exercised by any person subordinate to the state government as may be specified therein। तो सिंपल सी बात है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 7 या सेक्शन 8 में, वो किसी भी कुछ सर्कमस्टेंसेस या कंडीशन में क्या करके नोटिफिकेशन में इश्यू करके स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी प्रीवियस अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से राइटिंग में वो पावर को डायरेक्ट कर सकती है किसी, मतलब डायरेक्ट दैट द पावर which has been directed to be exercised by it shall be circumstances and under such condition if any as may be specified in the direction be exercised by any person जो कि सबऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट के, जिसको स्पेसिफाई किया गया यहाँ पे। फिर सेक्शन 43 बात करता है ऑफेंसेस सॉरी ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 4 टू चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6। तो कौन कॉम्पिटेंट हो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि चैप्टर 4 या चैप्टर 6 की ऑफेंसेस हैं। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट नो पुलिस ऑफिसर, मतलब इससे छोटा जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं एबीसी या बीए तक, तो वो हम देख लेते हैं। तो अगर जब भी इन केस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है, तो कि जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 में, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में, तो उसमें जो डीएसपी होगा और पुलिस ऑफिसर इक्विवेलेंट होगा उसके रैंक का, वो कर पाएगा। इससे कम लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब इससे छोटे नहीं कर पाएंगे। फिर अगर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो रही है, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद हो गया, या अदर मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि नोटिफाई किए गए हैं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 में कोड में, तो उनमें जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा वो कर पाएगा। फिर अगर कोई भी एनआईए कर रही है, इन केस द एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, तो इंस्पेक्टर से कम जिसकी रैंक नहीं हो वो नहीं कर पाएगा। फिर एनी एनी केस नॉट रिलेटेबल, अगर कोई भी केस है जो कि ए या क्लॉज बी ए में नहीं आया, और बी का तो अलग ही बात है, हमने देख ही लिया, जो बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इक्विवेलेंट रैंक का होगा, तो बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक का जो भी होगा, मतलब ये जो होना चाहिए या इससे बराबर का जो इक्विवेलेंट रैंक का आदमी है, मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है ऑफेंस जो भी पनिशेबल है चैप्टर 4 या चैप्टर 6 में। फिर सेक्शन 43 ए बात करता है पावर टू अरेस्ट, सर्च एक्सेट्रा। तो जो भी ऑफिसर है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का एम्पावर किया गया है इसके बिहाफ में, वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, उसको पता चलता है कि नोइंग और या फिर डिजाइन है कोई भी कमिट किसी भी ऑफेंस करने का इस एक्ट में, और उसके पास रीजन टू बिलीव है या पर्सनल नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जिस भी तरीके से उसको मिली किसी पर्सन के थ्रू, या फिर टेकन इन राइटिंग दैट द पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट, या फिर कहीं डॉक्यूमेंट वगैरह से उसने कुछ ये इन्फॉर्मेशन पता की।
या फिर आर्टिकल या अदर थिंग्स में जो कि फर्निश किए गए एविडेंस में कमीशन ऑफेंस से रिलेटेड, या फिर इलीगल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की गई, या फिर एनी डॉक्यूमेंट और अदर आर्टिकल जो कि फर्निश किए गए हैं एविडेंस में होल्डिंग इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी विच इज लाइबल फॉर सीजर, या तो उस प्रॉपर्टी का सीजर करने की जरूरत है, फ्रीजिंग या फोरफीचर करने की जरूरत है इस चैप्टर में, जो कि कैप्ट की गई है कंसील्ड, मतलब छुपा के रखी गई किसी बिल्डिंग, कन्वेंस या फिर प्लेस में। तो ऑथराइज की जाएगी एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, तो वो ऑथराइज कर सकते हैं, मे ऑथराइज एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू अरेस्ट सच पर्सन, कि वो पर्सन को अरेस्ट करें और सर्च सच बिल्डिंग, कन्वेंस और प्लेस, वेदर बाय डे और बाय नाइट, कि वो सर्च कर पाए बिल्डिंग को, कन्वेंस को या कुछ भी को, या तो वो दिन में या नाइट में, और अरेस्ट कर पाए जो पर्सन हैं बिल्डिंग में, अरेस्ट सच अ पर्सन, सर्च सच अ बिल्डिंग, कन्वेंस और प्लेस। तो वो या तो सबॉर्डिनेट से कभी भी दिन में या रात में अरेस्ट करवा सकते हैं, खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं उस पर्सन का, और सर्च कर सकते हैं बिल्डिंग, कन्वेंस और प्लेस को, सिंपल सी बात है। फिर 43 भी बात करता है प्रोसीजर ऑफ सीजर, अरेस्ट एक्सेट्रा। तो कोई भी ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर रहा है सेक्शन 43A में, तो जैसे ही उसके पास ग्राउंड होंगे इन्फॉर्म करने के, वो इन्फॉर्म करेगा ग्राउंड की किस ग्राउंड पे वो अरेस्ट कर रहा है, और जो भी पर्सन को उन्होंने अरेस्ट किया है, जो भी आर्टिकल सीज किया है सेक्शन 43A में, वो फॉरवर्ड कर देगा बिना नेसेसरी डिले के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज के पास भेज देगा। और अथॉरिटी ऑफिसर जिनके पास एनी पर्सन या आर्टिकल फॉरवर्ड किया सबसेक्शन 2 में, वो विद द कन्वीनिएंट डिस्पैच टेक सच मेजर्स एज मे नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो एक्ट के हिसाब से जो भी प्रोविजंस हैं जरूरी, वो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो सेक्शन 43C बात करता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कोड। तो जो भी प्रोविजन है इस कोड के, वो अप्लाई होंगे सो फार दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो जो भी सीआरपीसी के प्रोविजन है वो यहाँ अप्लाई होंगे जब तक वो यहाँ पे इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है। और ऑल अरेस्ट सर्च सीजर शैल बी मेड अंडर दिस एक्ट, और जो भी अरेस्ट है, सर्च है, सीजर है, वो इस एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। फिर सेक्शन 43D बात करता है मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। तो इसमें लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड, इससे फर्क नहीं पड़ता कोड में क्या लिखा हुआ है, मतलब सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है या किसी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है, जो ऑफेंस पनिशेबल होंगी इस एक्ट में डीम टू बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो ऑफेंस होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस। और उसको हम क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी में कॉग्निजेबल केस ही मानेंगे, एज डिफाइंड इन द क्लॉज एज कंक्लूड अकॉर्डिंगली, और उनका अकॉर्डिंगली मानेंगे। फिर इसके बाद जो सेक्शन 167 है कोड का, शैल अप्लाई इन रिलेशन टू इन्वॉल्विंग ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, तो वो यहाँ पे जो भी ऑफेंस पनिशेबल होगा इस एक्ट में, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 2 में। फिर सेक्शन 167 हम देखते आए हैं कि जो मैजिस्ट्रेट है वो कितने दिन पे दे सकता है पुलिस रिमांड के लिए, विस्तार 15 डेज में। फिर 90 और 60 डेज डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का ऑफेंस है, अगर उसमें 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट होती है तो 90 डेज, 10 साल या उस तक की है तो 60 डेज रहता है। तो वहां पे उसकी जगह यहाँ पे कैसा है कि जब भी यहाँ पे कस्टडी में भेजा जाएगा, तो अगर 15 डेज की जगह 30 डेज रहेगा, और बाकी दोनों जगह ही 90 डेज होगा। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में दिखाई कि अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना फिर भी पॉसिबल नहीं है, फर्दर दैट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद द स्टेट पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 डेज में भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही, और कोर्ट सेटिस्फाई हो गया रिपोर्ट से पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसके पास रीजन है डिटेंशन करने का कि उसको बियॉन्ड पीरियड ऑफ 90 डेज, तो 90 डेज से भी ज्यादा अगर बियॉन्ड पीरियड डिटेंशन करने का उसके पास रीजन है, तो एक्सटेंड कर सकता है 180 डेज के लिए। फिर प्रोवाइडेड आल्सो दैट पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट, तो जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस एक्ट में, वो पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी भी मांग सकता है जुडिशियल कस्टडी से, ऑफ एनी पर्सन जुडिशियल कस्टडी, एंड शैल फाइल एन एफिडेविट स्टेटिंग द रीजन डूइंग सो, और वो अपने एफिडेविट में रीजन देगा कि क्यों वो ऐसा मांग रहा है, और वो एक्सप्लेन और वो अपना और उसको एक्सप्लेन करेगा डिले की, इसको डिले क्यों हुआ है अगर उसने रिक्वायर किया पुलिस कस्टडी तो।
फिर सेक्शन 3 बात कर सब सेक्शन 3 बात करता है कि सेक्शन 268 ऑफ द कोड अप्लाई होगा यहाँ पे इन केस इन्वॉल्विंग पनिशमेंट अंडर मॉडिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 268 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा किसी भी किसी ऑफेंस जो भी पनिशेबल है इस एक्ट में और मॉडिफिकेशन के साथ कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होगी। तो रेफरेंस देयर ऑफ यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है और स्टेट गवर्नमेंट लिखा है। और जो ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है वहां पे द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी हो जाएगा। और जो रेफरेंस यहाँ पे सबसेक्शन 2 में दी हुई है स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी। तो हमेशा याद रखिए कि बस जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे सबसे पहली जगह पे क्या आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। नहीं मतलब जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों हो जाएंगे। और जहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है वहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हो जाएंगे। फिर जहाँ पे भी रेफरेंस हुई है सबसेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हो जाएंगे। फिर सबसेक्शन 4 बात करता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 438 ऑफ द कोड shall apply in relation to involving the arrest of any person accused of having committed offense punishable under this act। तो उसमें 438 वही एंटीसिपेटरी बेल है, यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड 438 ऑफ द कोड मतलब यहाँ पे 438 ऑफ सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, जिसको भी अरेस्ट किया गया है जिसने भी ऑफेंस किया है इस एक्ट के अंदर। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड मतलब सब सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हुआ है, नो पर्सन accused of an offense punishable under section chapter 4 and chapter 6 ऑफ दिस एक्ट शैल इफ इन कस्टडी बी रिलीज ऑन बेल ऑन बोर्ड। तो जब भी कोई भी पर्सन है अगर किसी भी कस्टडी में है तो उसको बेल पे नहीं छोड़ दिया जाएगा उसके खुद के बॉन्ड पे अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब तक पीपी को हम एक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे बीइंग हार्ड की जो कि एप्लीकेशन दे सकता है इसके अगेंस्ट में रिलीज के लिए। तो सिंपल सी बात है पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा तभी बेल दी जाएगी। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ सच एक्ट शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल और ऑन बॉन्ड if the court is on pursual of the case diary report has been made under section 133 of the code and is of opinion that there is a reasonable ground of accusation against the person prima facie is true। तो एक्यूज को तभी बेल पे नहीं दिया जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा उसके खुद के बॉन्ड पे जब भी कोर्ट को लगता है कि केस डायरी मिलने के बाद 173 में जो ओपिनियन है उनके पास की रीजनेबल ग्राउंड है बिलीविंग कि इसके अगेंस्ट प्राइमा फेसी केस हो सकता है। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन है ग्रांटिंग की बेल सबसेक्शन 5 में वो इन एडिशन है रिस्ट्रिक्शन जो भी कोड में दी गई हैं या अदर लॉ में दी गई है टाइमिंग इन्फोर्स बेल से रिलेटेड। तो जो बेल्स की रिस्ट्रिक्शन है सबसेक्शन 5 में वो एडिशन में है जो कि रिस्ट्रिक्शन सीआरपीसी में दिए गए हैं या अदर लॉ में दी गई है बेल से रिलेटेड। फिर नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 no bail shall be granted to accused person if offense punishable under this act is not been Indian citizen and entered in the country unauthorizingly or illegally except in the exceptional circumstances for the reason to be recorded in writing। तो जो भी सबसेक्शन 5 या सबसेक्शन 6 में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता किसी भी पर्सन को बेल नहीं दी जाएगी जिसने ऐसा ऑफेंस किया है जो भी इंडियन सिटीजन नहीं है और वो एंटर हो गया है अपनी कंट्री में अनऑथराइजिंगली मतलब इलीगल तरीके से या और इलीगल भी लिखा ही हुआ है और केवल दे सकते थे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पे रीजन लिखना हुआ राइटिंग में कि क्यों दी जा रही है। तो सेक्शन 43 बात करते हैं प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंस। तो जब भी प्रोसिक्यूशन कोई भी ऑफेंस हो रहा है मतलब ट्रायल हो रहा है किसी ऑफेंस का सेक्शन 15 में तो अनलेस अगर ये प्रूव नहीं कर पाते जब तक ये दो प्रिजम्पशन यहाँ पे कोर्ट मान के चलेगी। सबसे पहले दैट द आर्म्स और एक्सप्लोसिव और एनी सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन द स्टेट एक्ट sections were recovered from the possession of accused and the reason to believe that such arms or explosive or such other substance is a similar nature were used in the commission of offense। तो जब भी किसी के पास से आर्म्स एक्सप्लोसिव या कोई अदर सब्सटेंस मिला है तो जो एक्यूज की पोजीशन से रिकवर किया है तो रीजनेबल रीजन टू बिलीव होगा हमारे पास की जो भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है उससे कमीशन ऑफ ऑफेंस होने वाला था। विद दैट द एविडेंस ऑफ द एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट ऑफ द एक्यूज और एनी
definitive evidence, smuggling, or involvement of the accused in an offense were found at the site of evidence. तो जो भी कोई एविडेंस है एक्सपर्ट की या फिंगरप्रिंट की, एक्यूज अदर जो कि डेफिनेटिव एविडेंस है जिसकी सजेस्ट करते हैं, जो कि सजेस्ट करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है एक्यूज का ऑफेंस में, वो फाउंड होते हैं एट द साइट ऑफ ऑफेंस, या फिर जहाँ पे भी ऑफेंस हुआ वहां पे पाए जाते हैं, और एनीथिंग इंक्लूडिंग आर्म्स और व्हीकल यूज फॉर कनेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, कि जो भी आर्म्स और व्हीकल्स है कमीशन, आर्म्स या व्हीकल्स जो भी है यूज करे जा रहे हैं कमीशन करने के लिए ऑफेंस को, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, शैल लिखा हुआ है मतलब मैंडेटरी है, अनलेस कॉन्ट्रेरी शोन, जब तक कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं कर पाते जब तक यहाँ पे ये माना जाएगा कि कि एक्यूज ने ये ऑफेंस कमिट किया है। फिर सेक्शन 43F बात करता है ऑब्लिगेशन टू ऑफ फर्निश इंफॉर्मेशन। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कहीं और पे क्या है, किसी लॉ में क्या लिखा हुआ है, जो भी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है यहाँ पे इस एक्ट में, वो प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो किसी भी ऑफिसर से अप्रूवल इन राइटिंग ले सकता है, लेकिन उससे नहीं लेगा जो बिलो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम है, और रिक्वायर कर सकता है ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटीज हैं, तो जो लोकल अथॉरिटी है जैसे कि बैंक, कंपनी या फर्म है या एनी अदर इंस्टीट्यूशन है एस्टेब्लिश या ऑर्गेनाइज की गई है, या फिर कोई इंडिविजुअल है जो कि फर्निश करेगा इन्फॉर्मेशन इन इज पोजेशन और इट्स पोजेशन इन रिलेशन टू सच ऑफेंस, और पॉइंट्स or matters which investigation officer has reason to believe that the such information is useful relevant for the purpose of this act। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी और लॉ में क्या लिखा हुआ है, जो भी ऑफिसर है इस एक्ट में वो प्रायल अप्रूवल लेगा राइटिंग में, ऑफिसर जो कि रैंक कम नहीं होगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, और वो रिक्वायर कर सकता है किसी भी अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या फिर कोई बैंक, कंपनी या फर्म है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल से हो पाता है जिनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा है ऑफेंस से रिलेटेड या पॉइंट या मैटर से रिलेटेड, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जब भी रीजन टू बिलीव है कि रिलेवेंट है इस पर्पस इस एक्ट से, तो वो यहाँ पे मांग सकता है। अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 बात करता है फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन कार्ड अंडर सबसेक्शन 1, अगर कोई भी आदमी फेलियर करता है यहाँ पे सबसेक्शन 1 में वो इन्फॉर्मेशन देने से, डेलिबरेटरी डेलिबरेट या तो वो डेलिबरेटली फर्निशिंग करता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो पनिश होगा इम्प्रिजनमेंट की से कितना, बीच में एक्सटेंड टू 3 है, जो कि 3 साल तक जा सकता है, और विद फाइन, और साथ में फाइन या फिर दोनों, या तो फाइन या दोनों मतलब। फिर नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या लिखा है, एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी ट्राइड एज समरी सॉरी, तो जो भी ऑफेंस है उसको समरी की तरह ट्राई किया जाएगा, और जो प्रोसीजर होगा वो चैप्टर 21 ऑफ सीआरपीसी में जो दिया हुआ है, एक्सेप्ट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 262, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 262 को छोड़ के अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब सेक्शन 44 बात करता है प्रोटेक्शन टू विटनेस, तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड, अब कोड में मतलब सीआरपीसी में कुछ भी लिखा है, सेक्शन 327 जो बात करता है ओपन कोर्ट की, जो प्रोसीडिंग होगी इस एक्ट में वो मे बी इन द रीजन रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, अगर रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करके इन कैमरा भी कर सकते हैं अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो, मतलब जो जनरली पब्लिक के लिए ओपन नहीं होगी, मतलब बंद कमरों के अंदर होगी। फिर कोर्ट के पास इफ एन एप्लीकेशन मेड बाय अ विटनेस इन द प्रोसीडिंग बिफोर इट, तो कोर्ट के जब भी एप्लीकेशन लगाई जाएगी विटनेस के द्वारा प्रोसीडिंग बिफोर इट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन रिलेशन टू विटनेस इन ओन मोशन, तो जब भी कोर्ट के पास एप्लीकेशन कौन करता है, तो विटनेस कर रहा है या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रहा है या फिर कोर्ट खुद ही, मतलब प्रोसीडिंग बिफोर इट है यहाँ पे, इन रिलेशन टू विटनेस ऑन मोशन इट इज सेटिस्फाइड, और वो कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि दैट द लाइफ ऑफ विटनेस इज डेंजर, इनकी लाइफ जो है विटनेस की भी डेंजर में है, तो वो रीजन अपने राइटिंग में रिकॉर्ड करके सच मेजर्स लेगी जो कि उनको नेसेसरी लगते हैं, एज डीम्स फिट फॉर कीपिंग द आइडेंटिटी एंड एड्रेस सीक्रेट, की जो आइडेंटिटी या एड्रेस है विटनेस का वो सीक्रेट रख पाए, ऐसे काम वो करेंगी। इन पर्टिकुलर विदाउट
प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 कि विदाउट प्रेजुडिस जो भी है सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को जो मेजर्स टेक करेगी कोर्ट सबसेक्शन में उसमें क्या-क्या इंक्लूड होंगे। तो जो भी होर्डिंग है प्रोसीडिंग एट अ प्लेस डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि कहाँ पे प्रोसीडिंग किस प्लेस पे की जाएगी जो कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर यहाँ पे अवॉइड किया जाएगा मेंशनिंग नेम्स और एड्रेस ऑफ द विटनेसेस कि विटनेस के नाम और एड्रेस यहाँ पे नहीं बताए जाएंगे किसी भी जजमेंट में या किसी भी रिकॉर्ड में जो कि एक्सेसिबल है पब्लिक को। फिर इशूइंग डायरेक्शन या तो डायरेक्शन इशू करे जाएंगे सिक्योरिंग करने के लिए आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ विटनेस नॉट डिस्क्लोज की विटनेस की आइडेंटिटी एड्रेस डिस्क्लोज नहीं किया जाए और डिसीजन इन दैट पब्लिक इंटरेस्ट टू ऑर्डर दैट all or any of the proceeding pending before such a court shall not be published in any manner। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर किया जाएगा कि जो प्रोसीडिंग है पेंडिंग कोर्ट में वो पब्लिश नहीं किया जाए किसी मैनर में। फिर अगर सब सेक्शन 4 बात करता है कि अगर किसी भी पर्सन ने कॉन्ट्रवेन किया डिसीजन और डायरेक्शन जो कि सब सेक्शन 3 में दिए गए थे तो उसको पनिशेबल कितने दिन का होगा तो टर्म में एक्सीड 3 ईयर तो 3 साल तक की सजा मिलेगी और साथ ही साथ फाइन भी लगेगा। फिर सेक्शन 45 बात करता है ऑफेंस सॉरी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस सेक्शन 45। तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस तो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेने की ऑफेंस की अंडर सेक्शन 3 सॉरी चैप्टर 3 सॉरी अंडर चैप्टर 3 विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना प्रीवियस सैंक्शन करे या कोई भी ऑफिसर जो कि ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन बिहाफ में। और अगर चैप्टर 4 या 6 की बात करें तो विदाउट प्रीवियस सेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट or as the case may be state government if the offence is committed against the government of foreign country without the previous sanction of central government। तो कोई भी चैप्टर 4 में या चैप्टर 6 में जो भी ऑफेंस दिए गए हैं वो प्रीवियस सेक्शन बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा अगर वो कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है किसी भी गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट तो प्रीवियस सेक्शन किसका चाहिए पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए पड़ेगा। ऑफेंशन फॉर प्रोसिक्यूशन जो दिया जाएगा अंडर सबसेक्शन 1 में शैल बी गिवन विद इन such time as may be prescribed only after considering the report of authority appointed by the central government। तो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में यहाँ पे ये जो रहता है प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन वो दिया जाएगा और वही पर्सन देंगे जिनको अपॉइंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। विच शैल मेक इंडिपेंडेंट रिव्यू और वो अपने इंडिपेंडेंट रिव्यू पहले खुद से करेंगे जो कि एविडेंस गैदर हुए हैं उनके पास इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे या जो कि रिकमेंडेशन हुए हैं जो भी नहीं वो फिर वो रिकमेंडेशन करेंगे विद इन सच टाइम एज मे प्रिस्क्राइब की टाइम जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस मे बी और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने ये बताया है। बहुत बड़ा है अभी तो ये वाला एक्ट मैं एक्ट देख रहा था कितना बड़ा है। फिर सेक्शन 46 बात करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कलेक्टेड थ्रू इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ बात की होते हुए भी या मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या लिखा है या किसी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है जो भी एविडेंस कलेक्ट की गई है इंटरसेप्शन ऑफ वायर मतलब किसी भी तरीके से जो तार के थ्रू मतलब वायर के थ्रू कुछ कम्युनिकेशन हुई है जैसे टेलीफोन वगैरह जो पहले रहते थे या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर ओरल कम्युनिकेशन हुई है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन टेलीफोन एक्ट 1885 का जो एक्ट है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो एक्ट है और अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स से रिलेटेड जो भी हैं शैल बी एडमिसिबल एज एन एविडेंस तो वो एडमिसिबल हो जाएंगे एज एन एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज इन द कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ केस तो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएंगे ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ केस से रिलेटेड। तो प्रोवाइडेड दैट द कंटेंट ऑफ any wire electronic oral communication intercepted or
intercepted, sorry, or evidence derived therefrom shall not be received in evidence or otherwise disclosed in any hearing, any trial or other proceeding. तो जो भी यहाँ पे ये वायर या इलेक्ट्रॉनिक या ओरल कम्युनिकेशन या इंटरसेप्टेड और एविडेंस डिराइव किए गए हैं वो एविडेंस की तरफ एविडेंस के तौर पे नहीं लिए जाएंगे और डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे ट्रायल हियरिंग या अदर प्रोसीडिंग में अनलेस द एक्यूज हैज बीन फर्निश्ड विद अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्यूज को एक ऑर्डर की कॉपी नहीं दे देती अफोर्सेड लॉ में मतलब इन लॉज में जो भी जिन लॉज के अंदर वो एविडेंस लिए गए हैं अंडर विच द इंटरसेप्शन वॉज डायरेक्टेड एंड शॉल नॉट लेस देन 10 days बिफोर द ट्रायल हियरिंग और प्रोसीडिंग और कम से कम 10 days देना पड़ेगा टाइम ट्रायल हियरिंग और प्रोसीडिंग के लिए फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पीरियड ऑफ 10 days मे बी वेव्ड बाय तो जो भी पीरियड होगा 10 days का वेव बाय जज हो सकता है जो कि ट्राई कर रहा है इस मैटर को अगर वो कंक्लूजन में आ जाते हैं कि दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू फर्निश द एक्यूज विद सच अदर 10 days बिफोर द ट्रायल तो प्रोवाइडेड फर्दर में ये लिखा हुआ है कि जो 10 days का यहाँ पे देना है नोटिस वो वेव्ड ऑफ किया जा सकता है जज के द्वारा जो ट्राई कर रहे हैं मैटर को अगर उनको ये लगता है कंक्लूजन में वो आ जाते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फर्निश द एक्यूज विद द ऑर्डर ऑफ 10 days बिफोर ट्रायल कि 10 days पहले ऑर्डर देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और प्रोसीडिंग दैट द एक्यूज वाज नॉट प्रीजुडिशियल बाय द डिले ऑफ इन रिसीविंग द ऑर्डर और ये एक्यूज के लिए प्रीजुडिशियल भी नहीं है कि अगर डिले हो रहा है उसको वो ऑर्डर मिलने में तो फिर सेक्शन 47 बात करता है बार ऑफ जुरिडिक्शन तो सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट अगर अदरवाइज प्रोवाइडेड किया गया इस एक्ट में तो ठीक है नहीं तो नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन दिस एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे कोई प्रोसीडिंग इस एक्ट में नहीं करेंगे और एनी ऑफिसर ऑथराइज इन दिस बिहाफ और ना ही कोई ऑफिसर जो कि इस बिहाफ में मतलब बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट shall called in any question in any civil court in any suit or application by way of appeal or revision तो कोई भी प्रोसीडिंग मतलब जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट या डीएम के अगेंस्ट नहीं होगी और जो भी ऑफिसर ऑथराइज किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या डीएम के द्वारा उनके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगी ना ही कोई सिविल कोर्ट में क्वेश्चन होगा इन एनी सूट एप्लीकेशन बाय वे ऑफ अपील और रिवीजन से एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी सिविल कोर्ट और कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा सिविल कोर्ट के द्वारा और एनी अदर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्शन टेकन इन परसुएंस ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर दिस एक्ट इस एक्ट के अंदर कोई भी पावर अगर इनको दी गई है तो उसके खिलाफ ना भी कोई इंजंक्शन दिया जाएगा ना ही कोई सिविल कोर्ट कुछ एक्शन लेगी जो भी एक्शन इन लोगों ने लिया है अपनी पावर्स को यूज करते हुए इस एक्ट के अंदर फिर लिखा हुआ नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है कोई भी सिविल कोर्ट नो सिविल कोर्ट under authority shall have entitled to exercise any jurisdiction powers authority in relation to the matter conferred in section 40 section 36 सॉरी सेक्शन 36 बता रहा है तो जो भी सबसेक्शन 1 में जो ऑफेंस हुई है मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है कोई भी सिविल कोर्ट या अदर अथॉरिटी जो है जिसके पास मतलब उसके पास कोई भी पावर नहीं होगी वो एक्सरसाइज करे अपनी जुरिडिक्शन या पावर या कुछ भी चीज जो भी रेफर की गई है सेक्शन 36 में इन रिलेशन टू द मैटर जो भी मैटर से रिलेटेड है मतलब 36 सेक्शन मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी सिविल कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी कि कुछ एक्सरसाइज करे अपनी जुरिडिक्शन या पावर और अपनी अथॉरिटी कोई भी मैटर से रिलेटेड जो कि सेक्शन 36 में दिए हुए हैं फिर सेक्शन 48 बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्ट एंड रूल्स इनकंसिस्टेंट विद अदर इनएक्टमेंट तो द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट तो जो इस एक्ट के प्रोविजंस हैं इस रूल में जो भी बनाए गए हैं देयर आफ्टर शैल हैव इफेक्ट तो ये इफेक्ट में होंगी मतलब ये एक्ट सबसे बड़ा एक्ट माना जाएगा इसी एक्ट के प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे कहीं पे भी रूल जो यहाँ पे है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन
एनी एनैक्टमेंट अदर देन दिस एक्ट। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे अगर कोई और दूसरा लॉ है, उसकी कुछ भी प्रोविजंस है वो इनकंसिस्टेंट है या कोई एनैक्टमेंट अदर देन दिस एक्ट मतलब इस एक्ट को छोड़ के, और एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एनैक्टमेंट अदर देन दिस एक्ट, ये इस एक्ट को छोड़ के अदर देन कोई भी वर्च्यू हुए हैं। मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एनी एनैक्टमेंट अदर देन दिस एक्ट, इस एक्ट को छोड़ के। सेक्शन 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो किसी भी तरीके का सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी शैल lie अगेंस्ट, मीन्स यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एनी ऑफिसर के अगेंस्ट और अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या डीएम या फिर जो भी ऑफिसर है ऑथराइज किए गए हैं इनके द्वारा, तो किसके द्वारा, गवर्नमेंट या डीएम के द्वारा या कोई अदर अथॉरिटी जिसको पावर कन्फर की गई है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में जो भी उन्होंने एनीथिंग इन गुड फेथ डन किया है, परपोर्टिंग टू बी डन किया है एक्ट के अंदर, और रूल मेड किए गए हैं जो यहाँ पे। फिर एनी सर्विंग और रिटायर्ड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, जो भी सर्विंग या रिटायर्ड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इन रिलेशन टू एनीथिंग, सॉरी इन रिलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और परपोर्टेड टू बी टेकन इन गुड फेथ, कि कोई भी एक्शन या तो लिया गया है या लेने वाले हैं गुड फेथ में इन कर्स ऑफ एनी ऑपरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कम्बेटिंग टेररिज्म, की कम्बेटिंग टेररिज्म से लेके, तो मतलब कोई भी आर्म फोर्सेस जो भी सर्विंग या तो सर्विंग मेंबर या रिटायर्ड है किसी भी आर्म फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस से, अगर उन्होंने कुछ भी एक्शन टेकन किया है गुड फेथ में जो कि ऑपरेशन डायरेक्ट किया गया था उनको कम बेटिंग मतलब टेररिस्ट कम करने के लिए जो दिया गया था उसके हिसाब से उन्होंने किया है। फिर सेक्शन 50, सेक्शन 50 बात करता है सेविंग। तो नथिंग इन दिस एक्ट अफेक्ट द जुरिडिक्शन एक्सरसाइजेबल बाय और प्रोसीजर एप्लीकेबल टू एनी कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी रिलेटिंग टू नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और अदर आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन। तो ये किसी भी तरीके की जुरिडिक्शन जो एक्सरसाइज की जाती है एप्लीकेबल होती है उनके कोड को, अदर अथॉरिटी को, लॉ में नेवी, आर्मी या एयरफोर्स के, वो अफेक्ट नहीं करेगी आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन, मतलब जो अदर आर्म फोर्सेस यूनियन के होंगे, मतलब ये कोर्ट मार्शल लॉ पे को अफेक्ट नहीं करेगा, सीधा सीधा आप ये भी समझ सकते हैं। सेक्शन 51 बात करता है इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट, सॉरी इम्पोर्टिंग ऑफ पासपोर्ट, सॉरी इम्पोर्टिंग नहीं, इम्पाउंडिंग, सॉरी इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट एंड आर्म्स लाइसेंस ऑफ पर्सन चार्ज शीटेड अंडर दिस एक्ट। तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, इस बात नहीं पड़ सकता कि अदर टाइम बीइंग इन फोर्स कोई लॉ चल रहा है, जो भी पासपोर्ट है या आर्म लाइसेंस किए गए हैं ऑफ अ पर्सन, मतलब जो भी लाइसेंस है आर्म्स का किसी पर्सन के पास, हु इज चार्ज शीटेड हैविंग कमिटेड ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जिसके अगेंस्ट चार्ज शीट फाइल हुई है, जिसने यहाँ पे ऑफेंस किया गया है जिसके द्वारा यहाँ पे ऑफेंस किया गया है इस एक्ट के द्वारा, shall deem to have been impounded for such period as the court may deem fit। तो उसका जो भी यहाँ पे पासपोर्ट या लाइसेंस होगा उस चीज का वो यहाँ पे इम्पाउंड कर लिया जाएगा जब तक कोर्ट को ठीक लगेगा, तो उस पीरियड के लिए जितना पीरियड कोर्ट को ठीक लगता है। अब यहाँ पे सर्टेन पावर्स बताई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्यों, क्योंकि वो प्रिवेंशन, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कॉपिंग विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज, की टेररिस्ट एक्टिविटीज को वो रोक पाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है यहाँ पे होंगी। सबसे पहले वो फ्रीज कर सकता है, सीज कर सकता है, अटैच कर सकता है जो भी फंड या अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो कि हेल्ड बाय मतलब किसी के पास है या बिहाफ में डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, या फिर किसी इंडिविजुअल के बिहाफ में या किसी के डायरेक्शन में किसी के पास है, या फिर एंट्री लिस्ट की गई है जो कि शेड्यूल में और ऑर्डर में, और एनी अदर पर्सन जो कि एंगेज है या सस्पेक्टेड है एंगेज करता है टेररिज्म से, तो उनकी ये चीजें सीज करने का पावर होगा सबसे पहले। दूसरा, प्रोहिबिट कर सकते हैं इंडिविजुअल को
और एंटिटी को मेकिंग एनी फंड की वो कोई भी तरीके का फंड बनाए, फाइनेंशियल एसेट या इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिलेटेड टू सर्विसेज अवेलेबल बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल, की इंडिविजुअल के लिए जो बेनिफिट है। और एंट्रीज लिस्टेड इन द शेड्यूल, जो कि शेड्यूल में लिस्टेड एंट्रीज हैं, टू द ऑर्डर और एनी अदर पर्सन इंगेज और सस्पेक्टेड। तो कोई भी जो टू द ऑर्डर ऑफ, सॉरी, तो जो भी इंडिविजुअल है, जो भी एंट्री लिस्टेड है शेड्यूल में, टू ऑर्डर और एनी अदर पर्सन एंगेज, और बाकी जो भी ऑर्डर के हिसाब से अदर पर्सन एंगेज है और सस्पेक्टेड एंगेज, मतलब सस्पेक्टेड है कि वो एंगेज होते हैं टेररिज्म में, तो उनको प्रोहिबिट मतलब कर दिया जाएगा कि वो फंड वगैरह का कुछ नहीं कर पाए यूज। फिर प्रिवेंट द एंट्री इनटू ट्रांसमिट थ्रू इंडिया और इंडिविजुअल लिस्टेड इन द शेड्यूल। तो उनको प्रिवेंट कर देंगे कि वो एंट्री कर पाए इंडिया में या ट्रांसमिट कर पाए थ्रू इंडिया, मतलब यहाँ पूरे इंडिया में कहीं घूम पाए इंडिविजुअल लिस्टेड जो कि शेड्यूल में लिस्ट किए गए हैं। और ऑर्डर दैट अदर पर्सन इंगेज, और जो भी अदर पर्सन या तो जो इंगेज हैं या फिर सस्पेक्टेड है कि इंगेज होते हैं वो टेररिज्म में, तो उनको यहाँ पे अलग से रोक दिया जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। सेक्शन 52 बात करता है पावर टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में यूज करके मेक कर सकती है रूल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो इस एक्ट की प्रोविजंस को यूज कर सकती है, मतलब रूल्स बना सकती है। अब सबसेक्शन 2 बात करता है पर्टिकुलर विदाउट प्रिजुडिस टू जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग पावर्स। तो बिना फॉर बिना इफेक्ट किए फॉरगोइंग पावर्स जो भी इस एक्ट में बनाई गई हैं इस रूल में, नेमली कौन कौन सी। तो सबसे पहले सर्विस ऑफ नोटिस, कि किस तरीके से नोटिस सर्व किए जाएंगे, ऑर्डर सर्व किए जाएंगे और मेड अंडर दिस एक्ट, एंड द मैनर इन विच सच ऑर्डर्स नोटिस में भी सर्व, कि किस मैनर में सबसे पहले मतलब सर्विस किस तरीके से की जाएगी नोटिस और ऑर्डर की, या फिर किस मैनर में वो नोटिस और ऑर्डर सर्व किए जाएंगे। वेयर द पर्सन इज सर्व इज द कॉर्पोरेशन, की जिस भी पर्सन को सर्व किया जाता है वो कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, बैंक है, अदर एसोसिएशन है। फिर जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ट्रिब्यूनल या डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, जो कि होल्डिंग कर रहा है इंक्वायरी या डिस्पोज कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को इस एक्ट के अंदर। फिर सी बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ फॉरफिटेड प्रॉपर्टी, की फॉरफिटेड प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है, जो कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 28 में हो गई है फॉरफिट। फिर प्रोसीजर ऑफ एडमिशन एंड डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन, की प्रोसीजर क्या होगा एडमिशन करने का एप्लीकेशन को या डिस्पोजल करने का, जो कि सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 36 की बात कर रहा है। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, जो भी क्वालिफिकेशन है मेंबर्स की रिव्यू कमेटी की अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 37। फिर जो भी टाइम है विद इन विद द सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब जो टाइम बताया होगा विद इन विद द सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन, की प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन या रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, मतलब टाइम पीरियड बताया कि प्रोसिक्यूशन कितने दिन में मिल जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन कितने दिन में मिल जाएगी सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 45 में। और एनी अदर मैटर एज में भी प्रिस्क्राइब किया है, कुछ अदर मैटर जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं। फिर सेक्शन 53 बात करता है ऑर्डर्स एंड रूल्स टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी ऑर्डर या एवरी रूल जो भी यहाँ पे मेड किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो यहाँ पे दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रख दिए जाएंगे, और जब भी वो सेशन में हो, टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज के लिए। और नहीं तो फिर अगर एक सेशन में नहीं हो पाता तो 2 सक्सेसिव सेशंस में अगर वो पहले डिसॉल्व हो रहा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग सक्सेसिव सेशन है फोर्थ, मतलब अगर एक सेशन डिसॉल्व हो रहा है तो 2 सक्सेसिव सेशन में 30 डेज के लिए रखा जाएगा। एंड बोथ द हाउसेज अग्री इन मेकिंग द मॉडिफिकेशन, तो दोनों हाउस जिस तरीके से उस मॉडिफिकेशन के साथ वो एग्री होंगे उस तरीके से रूल मेड किए जाएंगे या नहीं मेड किए जाएंगे। और जो भी रूल या ऑर्डर होगा वो बाद में फिर ओनली अफेक्टेड या मॉडिफाइड फॉर्म में इफेक्ट होगा एज द केस में भी। और जो हाउएवर जो भी मॉडिफिकेशन जो पहले से हो चुकी है एनलमेंट वो विदाउट प्रेजुडिस होगा, मतलब जो पहले कुछ भी इस चीज प्रीवियसली डन हो चुका है इस रूल या इस ऑर्डर के अंडर वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। सबसेक्शन 2 बात करता है द ऑर्डर रिफर्ड इन टू इन एंट्री 33, जो भी ऑर्डर है रेफर की गई एंट्री 33 ऑफ शेड्यूल, एवरी अमेंडमेंट शैल बी मेड टू दैट ऑर्डर शैल बी लेड
तो जो भी ऑर्डर बने हैं एंट्री 33 ऑफ शेड्यूल में, वो एवरी अमेंडमेंट जो भी है उस ऑर्डर में की गई है, वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखी जाएगी व्हाइल इट इज इन सेशन, जब भी वो सेशन में है, फॉर टोटल पीरियड 30 डेज के लिए, विच में बी कंप्राइज्ड इन वन सेशन और टू और मोर सक्सेसिव सेशन। तो या तो एक या एक से ज्यादा सक्सेस सेशन में रखा जाएगा। तो ये मिसलेनियस भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक शेड्यूल कितने दिए हुए हैं। फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें सब ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। सेकंड शेड्यूल में बताया हुआ है मैंने कि यहाँ पे कन्वेंशंस के नाम है। थर्ड में सिक्योरिटी फीचर्स दिए हुए हैं जो काउंटरफीट इंडियन करेंसी नोट्स के लिए करते हैं। फिर यहाँ पे फोर्थ में इंडिविजुअल्स के नाम है। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ लेना है। मैं अभी इस वाले एक्ट में मतलब पढ़ा पाऊँगा तो देखूँगा बाद में, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे भी हमने इस वाले एक्ट को पूरा पढ़ लिया है, तो ये शेड्यूल्स आप लोग फिर भी एक बार रीड कर लेंगे। बाकी हमारी तरफ से बाकी एक्ट कंप्लीट हो गया। शेड्यूल को कभी देख पाऊँ तब देखूँगा, अगर कभी याद करा पाया, कभी मैं इसके बारे में डिस्कस कर पाएँगे तो करूँगा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से ये एक्ट कंप्लीट हो गया अभी।